नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मेरा ये चाइल्ड साइकोलॉजी का एंड पेडागोजी का 4th वीडियो है। और जो भी कमिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में मैं पूरे इस चैनल में अंकल जी एकेडमी के चैनल है, इस चैनल के माध्यम से पूरे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी अलग अलग सीरीज में आपको पेश करने जा रहा हूँ। और आप पूरा वीडियो देखें, फिर और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, चाहे आप CTET का एग्ज़ाम दे रहे हों, DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हों, या KVS का एग्ज़ाम दे रहे हों, या नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दे रहे हों, या अन्य स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, अन्य स्टेट CTET का एग्ज़ाम दे रहे हों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को रेगुलर देखें और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दोस्त भी इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी पूछा जाता है, तो उन्हें भी शेयर करना ना भूलें। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ 4 विधियाँ बताया था। कुछ और विधियाँ रह गई थी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए अन्य जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके बारे में आज मैं डिटेल आपको बताऊँगा। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, वह कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो 5वां जो हमारा है वह 5वां है विकासात्मक विधियाँ, जिसको डेवलपमेंटल मेथड्स कहा जाता है। देखिए, विकासात्मक विधियाँ जो है, इस विधि में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि विकास के जो डिफरेंट स्टेजेज होते हैं, जैसे उसमें शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था होता है, उसके बाद आपका किशोरावस्था होता है, उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था। ये सारे स्टेजेज हैं। जिस स्टेज के बारे में आप जानते होंगे, तो विकास का जो क्रम होता है वह डिफरेंट स्टेज में किस तरह से होता है, ये सारे डिटेल जो अध्ययन किया जाता है, जिस विधि में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है। अब बाल्यावस्था, शैशवावस्था है, भाई 0 से 2 होता है, 2 से 6 होता है। फिर आपका किशोरावस्था जो होता है, यह 2 से 12 तक होता है। फिर 12 से 18 होता है, और 18 से एबव की जो अवस्था होती है। तो अलग अलग स्टेज में विकास अलग अलग होता है। देखिए, विकास और वृद्धि एक आएगा चैप्टर आपके सामने। तो वृद्धि तो लिमिटेड होता है, एक निश्चित शारीरिक जो विकास हो रहा है वो एक समय सीमा के बाद रुक जाता है। लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो मानसिक विकास होता है, जो सामाजिक विकास होता है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था, अलग अलग स्टेजेज में जो विकास के क्रम का अध्ययन किया जाता है, वह विकासात्मक विधि के अंतर्गत आता है। यह विधि चूँकि लंबा होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक जो हैं अलग अलग स्टेज में अलग अलग अध्ययन करते हैं, और इसीलिए यह प्रोसेस जो है लंबा होता है। और किस स्टेज में बच्चे का विकास, व्यक्ति का विकास कितना होता है, इसका पूरा डिटेल अध्ययन जो है विकासात्मक विधि में होती है। इस विधि की क्या विशेषता है, इस विधि की विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विकासात्मक विधि में क्या होता है, विकासात्मक विधि में सामाजिक, संवेगात्मक, जिसको इमोशनल कहा जाता है, और चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अलग अलग स्टेजेज में
बच्चे का अलग अलग कैरेक्टर होता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है और इसीलिए विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक बहुत उपयोगी होती है और बालक के विकासात्मक दोषों को जानने में, बालक के विकासात्मक दोषों को जानने में मदद मिलता है ना, कि किस स्टेज में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, कौन से इमोशन डेवलप होता है, शैशवावस्था में कौन सा इमोशन होता है, बाल्यावस्था में कौन सा इमोशन होता है, किशोरावस्था में कौन सा इमोशन होता है, प्रौढ़ावस्था में कौन सा इमोशन होता है, क्या इमोशन गलत है या सही है। जो गलत है, जिसे देख क्रोध होना, यह भी एक प्रकार का इमोशन है, तो क्रोध को कैसे कम किया जा सकता है। प्रेम भी एक प्रकार का इमोशन है, प्रेम को कैसे बढ़ाया जाता है। तो डिफरेंट स्टेज में यह विकासात्मक विधि की विशेषताएं हैं। अब देखिए इसकी कुछ सीमाएं भी है, क्योंकि जितने भी विधियां हैं सभी विधियां का कुछ न कुछ सीमाएं भी होती है, लिमिटेशंस भी होते हैं। क्या लिमिटेशन है, यानी क्या कमी, लिमिटेशन का मतलब कमी है। विकासात्मक विधि की सीमाएं, सीमाएं का मतलब होता है कमियां, लिमिटेशन जिसको कह सकते हैं, लिमिटेशन। इसका लिमिटेशंस जो है, पहला क्या है, यह लंबा होता है, इसीलिए ज़्यादा खर्चीला माना जाता है। ये विधि दीर्घकालीन होने के कारण, यह विधि जो है दीर्घकालीन होता है, दीर्घकालीन होने के कारण अत्यंत खर्चीला होता है। दूसरा लिमिटेशन है, इसमें मानव विकास को एक साथ अनेक कारक प्रभावित करते हैं। मानव विकास को एक साथ अनेक कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए इस पर नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो सामाजिक कारक होता है, राजनीतिक कारक भी होता है, वंशानुक्रम होता है, सारे इफेक्ट करते हैं, इसलिए सब पर नियंत्रण करना संभव नहीं होता है। यह इसकी कमियां हैं। तो आपने देखा कि विकासात्मक विधि जो है ये एक ऐसा विधि है जिस विधि में डिफरेंट स्टेजेज होते हैं। व्यक्ति के प्रत्येक स्टेज के बारे में अलग अलग अध्ययन किया जाता है, इसीलिए लॉन्ग प्रोसेस होता है। अलग अलग स्टेजेज में, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, सभी अवस्थाओं में बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास होता है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए लंबा प्रोसेस होता है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है पूरा विकास क्रम को देखा जाता है, उसके चारित्रिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो यह विकासात्मक विधि की विशेषता। सीमा है, दीर्घकालीन होने के कारण अत्यंत खर्चीला होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सभी स्टेज के विकासात्मक विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए यह इसकी सीमाएं हैं। अब हम आते हैं, छठा नंबर है तुलनात्मक विधियां, जिसको कंपैरेटिव मेथड कहा जाता है। छठा जो है तुलनात्मक, नाम से ही पता चल रहा होगा
तुलनात्मक विधियाँ, इसको कहा जाता है इंग्लिश में कंपैरेटिव मेथड्स। देखो, तुलनात्मक विधियों में क्या होता है, अलग अलग जीवों के अध्ययन किया जाता है, अलग अलग बालकों का अध्ययन किया जाता है, उसमें कंपैरिजन किया जाता है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन से लेवल के स्टूडेंट का कौन से विधि का प्रयोग उस पर किया जा सकता है। और इसमें पशु पक्षियों के बीच में भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में मानव के व्यवहार से संबंधित समानता, मानव के व्यवहार से संबंधित समानता एवं असमानता का अध्ययन किया जाता है। इसमें पशु और मानव के व्यवहार में तुलना की जाती है। इसमें पशुओं एवं मानवों के व्यवहार में तुलना की जाती है। क्योंकि देखो, इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। सभी जीवों को अध्ययन के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो जीव आसानी से उपलब्ध था, जैसे कुत्ता पर एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया, मैना पर एक्सपेरिमेंट किया, चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इस तरह के जो जीवें आसानी से उपलब्ध थे उनका मानव से कंपैरिजन किया गया। उसके बाद उस पर अध्ययन करके यह प्रयास किया गया कि कैसे कोई भी जीव को, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, उसको जब हम ट्रेंड करते हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह से छोटे बच्चे को उसी से कंपैरिजन करके उसके व्यवहार में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो जैसे जीवों पर प्रयोग किया जाता है उसी तरह से उस पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से अध्ययन किया जाता है और इसी के आधार पर कई सिद्धांत का निर्माण भी हुआ है। इनकी विशेषता क्या है? तुलनात्मक विधि की विशेषता देखो, इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता ये है कि जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता है उन प्रयोगों को पशु के ऊपर किया जाता है। जिन प्रयोग को मानव पर नहीं किया जाता है उस प्रयोग को पशुओं पर किया जाता है। उसके बाद जो ऐच्छिक परिवर्तन हो सकते हैं उसका फिर आगे एप्लीकेशन किया जाता है। दूसरी विशेषता है तुलनात्मक विधियाँ का जो दूसरी विशेषता है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक एवं मानसिक गठन भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए अध्ययन करते समय बहुत सावधानी
रखना होता है ना। क्योंकि अलग अलग प्रजाति को एक ही तरीके से हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करके हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सा जीव के लिए। अब जैसे एक बालक है जो मंद बुद्धि बालक है, एक बहुत इंटेलिजेंट बालक है, तो मंद बुद्धि बालक पर जो प्रयोग करेंगे वही प्रयोग हम तीव्र बुद्धि वाले पर नहीं कर सकते हैं, और जो मिडिल है, एवरेज है, उस पर वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ अलग अलग जीव हैं, जैसे चिंपैंजी है, बिल्ली है, कुत्ता है, मैना है, तो सभी पर अलग अलग तरीके से अध्ययन करके तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, और उसी का जो निष्कर्ष निकलता है उसी को दूसरे जगह अप्लाई किया जाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन की ये विशेषताएं हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हम आते हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। देखिए जितने भी नियम बने हैं सभी की कुछ न कुछ सीमाएं होती है, इसकी भी कुछ सीमा है। तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं का मतलब लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है इनका? इसकी सीमाएं हैं कि जिस विधि का प्रयोग पशुओं पर किया जाता है उस विधि का प्रयोग मानव पर नहीं किया जा सकता है। तो जब नहीं किया जा सकता है तो तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई होती है, पहला। दूसरा है मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण मनुष्य एवं पशु में अंतर होने के कारण तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई होती है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अब हम आते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वर्तमान समय में यह बहुत ही प्रचलित है। मनोविश्लेषणात्मक आपने पहले भी मेरा 3-4 वीडियो देखे होंगे, उसमें साइको एनालिटिकल मेथड्स, साइको एनालिसिस के बारे में पढ़े होंगे। हमने आपको कंसेप्ट भी बताया था, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में जो एजुकेशन के कुछ संप्रदाय हैं उसमें भी हमने बताया था। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस मेथड के जो प्रतिपादन करने वाले थे, इस मेथड के जो जनक थे, उनका नाम था सिगमंड फ्राइड। नाम आप लोग सुने होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इनका, मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ईगो और सुपर ईगो, ये जो पर्सनालिटी के टाइप हैं उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया है, और भी इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, इन्होंने अवचेतन मस्तिष्क पर जोर दिया है। इनका कहना था कि अवचेतन मस्तिष्क के अध्ययन में करके व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई भावना होती है, अवचेतन का मतलब होता है
अब चेतन कह सकते हो या इसको अचेतन भी आप कह सकते हैं, अचेतन मन। अब चेतन की जगह अचेतन, अचेतन मन या मस्तिष्क के बारे में है। अचेतन मस्तिष्क के बारे में ये अध्ययन करते हैं। इनमें जो अचेतन मस्तिष्क होता है वह मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है, मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। अब देखो अचेतन मस्तिष्क होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति के अंदर की जो इच्छाएं होती है वो छिपी होती है ना, अंदर की जो इच्छा है वह छिपी होती है, वह अचेतन मस्तिष्क के अंतर्गत आता है और यह व्यवहार के प्रभावित करता है। अतृप्त और दमित इच्छाओं, अतृप्त एवं दमित इच्छाओं का पुंज माना जाता है। अचेतन मस्तिष्क को अतृप्त एवं दमित इच्छाओं का पुंज माना जाता है। यानी कुछ इच्छाएं होती है व्यक्ति का जो अंदर में छिपी होती है, जब उससे बार बार उगलवाया जाता है, जब जिसे बार बार पूछा जाता है, तब वह व्यक्त कर पाता है कि मेरी आंतरिक इच्छा क्या थी और मैं क्या बनना चाह रहा था और क्या करना चाह रहा था। तो यह अचेतन मस्तिष्क का काम है। तो इस अचेतन मन का अध्ययन करके ही मनोविश्लेषणात्मक विधि में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। और अचेतन मन के अध्ययन करने के आधार पर ही यह पता लगाया जाता है कि इसकी आंतरिक इच्छा क्या है और ये क्या करना चाहता है, और उसको उजागर करके उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है और भी मेथड का इस्तेमाल करके उसके रेमेडी को, उसकी कमियों को दूर किया जाता है। तो अब मन इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जो मनोविश्लेषणात्मक, इसकी विशेषता क्या है। देखो विशेषता में क्या है, इसमें चेतन और अचेतन दोनों मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया जाता है। चेतन एवं अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसमें चेतन का मतलब जो जागृत हो गया, अचेतन का मतलब जो अनकॉन्शियस हो गया। तो दोनों तरह की चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और बड़ा परफेक्ट प्रोसेस है। इसकी जानकारी व्यक्ति की भावना, इसमें व्यक्ति की भावना का भी पता लगाया जाता है। व्यक्तियों की भावना का मतलब इमोशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके उपचार के बारे में। इस विधि में मन की बातों को छुपाया नहीं जा सकता है, इसमें मन की बातों को छुपाया नहीं जा सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पहली बात पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि में के प्रतिपादन करने वाले कौन थे। तो सिगमंड फ्रायड। इन्होंने किस पर जोर दिया है, किसका अध्ययन किया है। तो इन्होंने अचेतन मस्तिष्क पर अध्ययन किया। उसके बाद जो है मानव के अंदर में जो छुपी हुई भावना होती है, जो इमोशंस होते हैं, उनको उजागर करके वह प्रकट किया जाता है इस अध्ययन में। और व्यक्तियों के मन की बातों को इसमें छिपाया नहीं जा सकता है। जो भी उसके अंदर में बातें हैं वह उजागर हो जाती है। अब देखो इसकी सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं ये है कि यह जो विधि है वह कुशल दक्ष मनोवैज्ञानिक के द्वारा ही संभव है। दक्ष मनोवैज्ञानिक के द्वारा संभव है। और यह खर्चीला होता है, अधिक व्यय होता है, इसमें अधिक व्यय होता है और समय भी अधिक लगता है। इसीलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इससे बचते हैं, क्योंकि जिसमें कॉस्ट भी ज़्यादा हो, समय भी ज़्यादा हो, तो किसी के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए इससे बचते हैं। यही मनोविश्लेषणात्मक विधि है जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो विधि हमारा है वो 8वां विधि है, नैदानिक विधि।
आठवां जो मेथड्स है नैदानिक। नैदानिक विधि जिसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक मेथड्स। डायग्नोस का मतलब ही समझते हैं कि अगर कोई बालक में किसी तरह की कोई समस्या है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, निदान समस्या को समाधान करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं को जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाहर से कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ दिखते हैं। बाहरी व्यवहार उनका अलग होता है, आंतरिक व्यवहार अलग होता है, तो बड़ा कम्प्लेक्सिटी होती है। और उसके निदान के लिए जो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है वह नैदानिक विधि कहलाता है। और यह एक व्यक्तिगत विधि है। इसमें यह व्यक्तिगत है, यानी इंडिविजुअल रूप से किसी के समस्या का समाधान किया जाता है। और इसीलिए इसमें जो है शिक्षा संबंधी ये इसमें बालक मंद बुद्धि बालक एवं तीव्र बुद्धि बालक के बारे में एवं उनकी समस्या का हल किया जाता है। इन्हें दोनों तरह के बालकों का अध्ययन किया जाता है नैदानिक, क्योंकि सभी की अलग अलग समस्या। मान लो एक बहुत बच्चा ब्रिलियंट है और परीक्षा में सफल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं सफल हुआ, क्या रीजन रहा, उसका भी अध्ययन किया जाता है नैदानिक विधि। उनके अध्ययन करके बताया जाता है कि यहाँ आप में कमी है, इस कमी को आप ऐसे दूर कर सकते हैं। एक बच्चा जो है प्रॉब्लम चाइल्ड है, यह मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, या बहुत ही जिनका IQ लेवल 0 to 50 के अंतर्गत है, उन बच्चे के IQ लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी समस्या को कैसे समाधान किया जाए, उसके बारे में भी नैदानिक विधि में अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषता, इसकी देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व, उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व समस्याएं ज्ञात की जाती है। क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगा तब समाधान के बारे में हम सोचेंगे नहीं। तो अगर किसी बच्चे में क्या समस्या है और उस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, इस विधि के द्वारा किया जाना संभव होता है। दूसरा जो विशेषता है, इसमें बालकों के शैक्षणिक समस्या, बालकों के शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। जो शैक्षणिक समस्या, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनके बारे में यह किया जाता है। तो यह इसकी विशेषता है। अब देखिए इसकी सीमाएं क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी होगा इसका। इसकी लिमिटेशंस क्या है, इस विधि का प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग सिर्फ कुशल मनोचिकित्सक कर सकते हैं। देखो आजकल जगह जगह गाइडेंस काउंसलर होते हैं स्कूलों में, या साइकेट्रिस्ट होता है, जो व्यक्ति के, बालक के मन में क्या चल रहा है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच को कैसे निकालना है,
सकारात्मक सोच को कैसे लाना है, इसके बारे में जो है इस विधि का प्रयोग सिर्फ कुशल मनोचिकित्सक कर सकते हैं, और कुशल मनोचिकित्सक सभी जगह आसानी से अवेलेबल नहीं है। यह विधि जो है, इस विधि में समय बहुत लगता है, समय अधिक, श्रम अधिक और पैसा अधिक, बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए सभी के लिए ये संभव नहीं है। तो ये आपका नैदानिक विधि हो गया, जिसको डायग्नोस्टिक मेथड कहा जाता है। जिसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसके बाद मेडिसिन प्रोवाइड करता है ना। ठीक उसी तरह से जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो पहले समस्या सुनता है कि क्या समस्या है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या पढ़ते हैं याद करते हैं तुरंत भूल जाते हैं, या क्लास में नींद आने लग जाती है, पेज पढ़ना जैसे पलटते हैं वैसे नींद आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में डायग्नोस्टिक मेथड। अब नेक्स्ट है, लास्ट मेथड है नॉट लिस्ट। वह बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल बहुत चल रहा है। नंबर 9 जो मेथड्स हैं वह आपका मेथड है सर्वेक्षण विधि, जिसको कहते हैं। 9 नंबर है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि जिसको कहा जाता है सर्वे मेथड। यह मेथड आजकल सर्व लोकप्रिय है, क्योंकि सर्वे किया जाता है। सरकारी स्कूल में जाकर के बच्चे का सर्वे किया, प्राइवेट स्कूल में बच्चे का जाकर के सर्वे किया, 50 बच्चे का एक सैंपल लिया जाता है, उसमें उसके मनोस्थिति के बारे में पूछा जाता है, उसके मार्क्स के बारे में पूछा जाता है, उसका लाइफ रूटीन के बारे में पूछे जाते हैं, उनके 24 घंटे का क्या रूटीन है उनके बारे में पूछा जाता है। उसके आधार पर जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वह एक निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अवलोकन पहले तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं, उसके आधार पर कुछ मेथड्स देते हैं, कुछ तरीका देते हैं, जिस तरीका के आधार पर वह सॉल्व करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसीलिए यह मेथड जो है वर्तमान समय में बहुत ही लोकप्रिय मेथड है। वर्तमान समय में बहुत ही लोकप्रिय मेथड है, ये लोकप्रिय विधि है। और इस विधि में सर्वे किया जाता है। एक सैंपल 50 या 100 स्टूडेंट को लिया जाता है। इसीलिए इसको सांख्यिकी विधि भी कहते हैं, है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी कहा जाता है। और यह बहुत कम समय में अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तो सर्वे विधि जो है बहुत अच्छी विधि है, और वर्तमान समय में यह बहुत ही सर्वमान्य विधि है। इसकी क्या विशेषता है? देखिए, विशेषता इसका है इसकी पहली विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यानी इसको कहा जा सकता है साइंटिफिक मेथड, यानी प्रूफ है ये। और इसीलिए आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा विधि है जो अध्ययन की विधियां हैं वो वैज्ञानिक है। तो उसमें सर्वेक्षण विधि अगर दिया रहेगा तो इसी में निशान लगाना है। सर्वेक्षण विधि दिया हुआ है, निदानात्मक विधि दिया हुआ है, उसके बाद आपको डायग्नोस्टिक मेथड दिया हुआ है। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है। और वैज्ञानिक विधि जो होता है वह सेल्फ प्रूफ होता है, या उसको प्रूफ करके वह थ्योरी सिद्धांत बनाया जाता है। दूसरी विशेषता है, यह विधि जो है
पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन करता है। पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन करता है। क्योंकि इसमें डाटा जो होता है तो डाटा कलेक्ट किया जाता है और डाटा के आधार पर ही इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद सीमाएं, जितने भी अध्ययन हैं सभी की कुछ न कुछ लिमिटेशन होती है और इनकी भी कुछ कमियां हैं। इस विधि में विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श पर निर्भर करता है। इस विधि में विश्वसनीयता प्रतिदर्श तथा उससे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करता है। अगर सूचना सही नहीं हो, यानी सैंपल कलेक्शन किया गया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया अगर सही नहीं होगा तो रिजल्ट भी उसका गलत होगा। यही इसकी सीमाएं हैं, इसीलिए बड़ा सावधानी से किया जाता है। यह विधि समूहगत विशेषताओं, यह विधि व्यक्तिगत नहीं होता है, समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है। इसका मतलब है कि अगर व्यक्तिगत अध्ययन करना हो तो उसमें यह मेथड काम नहीं आएगा, इसीलिए यही इसकी कमी है और इसीलिए यह व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध से निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका 9 टीचिंग मेथड्स हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में इनसे पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ हैं। एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपको इन सारी विधियों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये पूरा आपका शिक्षण विधियाँ कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं, अगर आपका कोई साथी डिफरेंट तरह के टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हों तो उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। थैंक यू।